चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एमएसपी के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, और यदि आप उसको समझ गए हैं तो आपको ये वाला विधेयक समझने में आसानी होगी, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि सुधार से संबंधित 3 विधेयक के बारे में, जिसको कि लोकसभा से, राज्यसभा से और अब 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जो पहला आज का हमारा विधेयक है, वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। ठीक है, हिंदी में देखा जाए तो कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर समझौता विधेयक 2020। कृषक का मतलब किसान, सशक्तिकरण का मतलब हम लोग समझ सकते हैं जैसे नारी सशक्तिकरण, तो नारी का उत्थान, तो यहाँ किसान से रिलेटेड बात है तो किसानों के उत्थान के लिए। संरक्षण यानी कि रक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। कीमत आश्वासन, कीमत आश्वासन का मतलब होता है कि कीमत के प्रति एक आश्वस्त कर देना सामने वाले को कि इतना कीमत तो दिया ही दिया जाएगा। ठीक है, और एक कृषि सेवा पर समझौता विधेयक, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कि कीमत का भी आश्वासन दिया जाए और जो कृषि से रिलेटेड सेवा है, यानी कि जो भी किसान वगैरह लोग मतलब करते हैं अपने फसल को उपजाने के लिए, बीज डालते हैं, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, पानी डालते हैं, फसलों की कटाई करते हैं, मतलब जो भी काम वो करते हैं उसके अंतर्गत समझौता। तो इसका मतलब हम लोग समझ लिए कि आज का जो पहला हमारा विधेयक है वो हमें प्राइस एश्योरेंस और कृषि सेवा पर बात करनी है। उससे क्या समझौता है, उसमें उसके अंदर क्या क्या बातें हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, पहला है किसान का प्राइवेट कंपनीज के साथ एग्रीमेंट। आपको ये बात तब समझ में आएगा जब आप एमएसपी के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। जाहिर सी बात है, पिछले वीडियो को आप लोगों ने देखा ही होगा और एमएसपी का कंसेप्ट जरूर समझ लिए होंगे। तो एमएसपी में क्या होता था और इसके अंतर्गत क्या होगा, देखिए कितना कुछ मैच कर रहा है और क्या चीज़ नहीं मैच कर रहा है। तो उसमें था कि किसान का जो मतलब था, अनाज का जो निर्धारण किया गया था, मूल्य का निर्धारण किया गया था, वो सरकार के द्वारा था। और इसमें सरकार नहीं है, इसमें है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है इसमें। उसमें एमएसपी वाला में जो सिस्टम था उसमें किसान का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था सरकार के साथ, लेकिन इसमें जो है वो प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें था कि अगर एक बार एग्रीमेंट एमएसपी तय हो गया, एमएसपी अगर तय कर दिया सरकार ने, फिर भी अगर किसान चाहे तो वो अपना अनाज बाहर भी बेच सकता है। लेकिन इसमें अगर प्राइवेट कंपनी के साथ एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसको उसी को माल बेचना है, उसी को अनाज बेचना है। ठीक है, अब देखिए क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसके जो किसान और प्राइवेट कंपनीज के बीच हुआ। ठीक है, प्राइस बिफोर फार्मिंग भी इसको कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्राइस का निर्धारण किया जाता है वो फार्मिंग से पहले, यानी कि फसलों की बुआई से पहले ही इसका प्राइस निर्धारण किया जाता है। जैसे कि एमएसपी में होता है वैसे ही इसमें भी होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है प्राइस एश्योरेंस, कीमत आश्वासन, हिंदी में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, प्राइस बिफोर फार्मिंग, ये सारी बातें एक ही हैं। अगर आप इस विधेयक का मतलब समझ गए होंगे तो आप समझ गए होंगे कि प्राइस एश्योरेंस को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कहा जा सकता है, प्राइस बिफोर फार्मिंग भी कहा जा सकता है। इसीलिए अगर एग्जाम में इस तरह का ऑप्शन हो तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ जाइएगा कि कौन सा ऐसा विधेयक था तीनों में से जिसमें कि प्राइस का मतलब कि फार्मिंग के पहले ही प्राइस निर्धारित कर दिया गया। तो समझ जाइएगा कि कौन सा है, प्राइस एश्योरेंस वाला है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, भी अगर ऑप्शन में रहा तो भी आप समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किस वाले विधेयक में था, तो प्राइस एश्योरेंस वाला में था। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए एग्रीमेंट जो है, जो एग्रीमेंट हो रहा है किसान और प्राइवेट कंपनीज के बीच में, उसमें एपीएमसी के अधिकारी के समक्ष होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर बाय द वे किसी दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट होता है और कोई थर्ड पर्सन होता है तो क्या होता है, उस सुरक्षा समझौता। देख लीजिए, ये जो संरक्षण की बात कही गई थी ये सुरक्षा है किसानों के लिए, जो सुरक्षा समझौता, इसलिए कि बाय द वे अगर प्राइवेट कंपनी टाइम ड्यूरेशन पूरा होने के बाद जब उनको अनाज लेना होगा किसान से, उस समय ये बोल दे कि नहीं हम इतना में नहीं लेंगे, इतना में लेंगे, मतलब कि वो अपना कुछ ऐसा कर दे, तो उस समय कौन होगा गवाही के लिए या कौन होगा जो एग्रीमेंट के समय समक्ष रहेगा जो कह सकेगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ था। ठीक है, तो वो होगा एपीएमसी के जो ऑफिसर्स होंगे उनके समक्ष एग्रीमेंट होगा किसानों और प्राइवेट कंपनीज के बीच में।
अब एपीएमसी क्या है? एपीएमसी जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ठीक है, यानी कि कृषि उत्पादित बाजार समिति, बाजार समिति, मंडी, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में ये रहे कि मान लिया जाए क्वेश्चन ये रहे कि किसान और जो प्राइवेट कंपनीज के बीच जो एग्रीमेंट होगा उसमें कौन किसके समक्ष ये किया जाएगा, अब मान लिया जाए वहाँ पे एपीएमसी की जगह मंडी के अधिकारी रहे तो वो भी सही हो जाएगा, एपीएमसी के अधिकारी रहे तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। हम लोग बिहार में बाजार समिति बोलते हैं, पंजाब हरियाणा में लोग उसको मंडी बोलते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, क्योंकि एमएसपी का कंसेप्ट क्लियर है तो ये भी समझ में आ गया होगा, सिर्फ वहाँ सरकार की जगह कौन है? प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। अंतर क्या है? किसान प्राइवेट कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, एमएसपी में ऐसा नहीं है, वो बाहर कर सकता है, मतलब बाहर अपने अनाज को बेच सकता है। इसमें है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो फिर प्राइवेट कंपनी को ही बेचना है, बाहर आप नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया, यानी कि आप लोग मतलब समझ गए। सशक्तिकरण का मतलब क्या? किसान का उत्थान करना। संरक्षण यानी कि सुरक्षा। कीमत आश्वासन यानी कि प्राइस एश्योरेंस, कि एक बार निर्धारित कर दिया गया फसल की बुआई से पहले ही कि इतनी कीमत दी जाएगी तो दी जाएगी, ठीक है। कृषि सेवा का मतलब आप लोग समझ ही गए। और समझौता विधेयक, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला विधेयक जिसके बारे में हम लोग डिटेल में जाना। अब हम लोग दूसरे के बारे में समझते हैं। देखिए दूसरा क्या है? आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, ठीक है। अब देखिए आवश्यक वस्तु क्या है? आवश्यक वस्तु वो सभी वस्तुएं आ सकती हैं इसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार इस शेड्यूल में डाल दे, इस सूची में डाल दे। ऐसा नहीं है कि अनाज आवश्यक वस्तु होगा ही होगा। क्यों? वो हम लोग समझते हैं आगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आवश्यक वस्तु विधेयक जो है वो आया था स्टार्टिंग में 1955 में, ठीक है। इसको लाने का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि जो भी वस्तुएं आवश्यक वस्तु के शेड्यूल में डाल दी जाती हैं उसका भंडारण नहीं किया जा सकता है। समझ गए आप लोग? उसका भंडारण नहीं किया जा सकता है, उसका ब्लैक मार्केटिंग नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि उस सिचुएशन में, उस टाइम के सिचुएशन में ये था कि मतलब अनाज की इतनी कमी थी कि हम लोग मतलब इम्पोर्ट पे हम लोग डिपेंड थे। तो वैसे सिचुएशन में जो अनाज है उसका अगर कोई काला बाजारी करे, कोई उसका भंडारण करे तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात थी। तो उस समय ये लाया गया था आवश्यक वस्तु विधेयक, ठीक है। तो अभी जो 2020 में है वो संशोधन के लिए लाया गया। संशोधन का मतलब क्या कि उस वक्त जो अनाज के लिए किया गया था उसमें से कुछ आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में से हटा दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल वस्तुएं एट प्रेजेंट अभी जो शामिल है वो है कॉटन, पेट्रोलियम और इसके जो उत्पाद हैं वो रॉ जूट, ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, फूड स्टफ्स, बीज। इतने चीज अभी आवश्यक वस्तुओं के शेड्यूल में हैं, ठीक है। और जो हटाई गई हैं, जो संशोधन किया गया है वो किन वस्तुओं पे किया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये है संशोधन में आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाई गई वस्तुएं पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल, अनियन, पोटैटोज और सीरियल्स, ठीक है। इतने चीज आवश्यक वस्तुओं के शेड्यूल में से हटा दी गई हैं। हटा दी गई हैं का मतलब कि अब इन वस्तुओं का भंडारण किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इसको व्यापारी जो हैं वो भी कर सकते हैं, जो एजेंसी लिए रहते हैं, डीलर लोग जो होते हैं वो लोग भी इसका भंडारण कर सकते हैं, किसान भी इसका भंडारण कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए किस सिचुएशन में भंडारण नहीं किया जा सकता है। सिचुएशन ऐसा है कि जब वार चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, आपदा हो किसी तरह की, या फिर किसी वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा उसकी कीमत हो गई हो, तो उस सिचुएशन में भी उसका भंडारण नहीं किया जा सकता है, बाकी टाइम पे किया जा सकता है। कौन भंडारण कर सकता है? आप लोग जान ही गए कि जो किसान लोग हैं वो भी भंडारण कर सकते हैं, जो डीलर्स लोग हैं वो भी इसका भंडारण कर सकते हैं। यानी आवश्यक वस्तु का मतलब हम लोग समझ लिए कोई फिक्स वस्तु नहीं है, इसके अंतर्गत जो भी शेड्यूल में डाला जाएगा वो आएंगे। जैसे जून के टाइम में अभी ये हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क, इसको भी आवश्यक वस्तुओं के शेड्यूल में डाल दिया गया था। तो अभी नहीं है लेकिन मतलब डाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा
प्राइस बढ़ गया था, उसका सामान था, माल था लोगों के पास, लेकिन उसका कीमत बढ़ाकर लोग बेच रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में उसको एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर डाल दिया गया था। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सरकार आवश्यक वस्तुओं की सूची में डालेगी और हटा सकती है। तो अभी हटा दिया गया है। ये सब इम्पॉर्टेंट है कि हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ दे कि इनमें से किन आवश्यक वस्तु को इस शेड्यूल से अभी हटा दिया गया है। तो ऑप्शन में ये सब हो सकते हैं। क्या शामिल है वो भी आप लोगों ने देख लिया, क्या हटा दिया गया है वो भी आप लोगों ने देख लिया, किस सिचुएशन में भंडारण नहीं किया जा सकता है और कौन भंडारण कर सकता है। तो दोनों भंडारण कर सकते हैं, बट किसान तो उतना नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास तो उतना साधन है नहीं, उतना गोडाउन वगैरह है नहीं कि वो कर सके, और ना ही वो मतलब कि रुक सकता है उस सिचुएशन के लिए कि जब कीमत बढ़ेगी तो मैं इसको बेचूंगा, क्योंकि इतना तो उन लोगों के पास कुछ होता नहीं। फिर भी अब सरकार का है तो देखा जाएगा फिर क्या होगा। अब ये है दूसरा। अब हम लोग तीसरा जो अमेंडमेंट है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तीसरा जो है विधेयक देख लेते हैं। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, इसको हिंदी में बोलते हैं कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। अब देखिए ये क्या है। कृषक का मतलब तो आप लोग समझ ही गए, किसान। उपज यानी किसान के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसे कृषक उपज बोलते हैं, ठीक है। व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य दोनों मिलता जुलता ही वर्ड है, मिलता जुलता ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे व्यापार में होता है कि प्रॉफिट के लिए जो उत्पादन को हम लोग बिक्री करते हैं जो होता है उसको बोलते हैं व्यापार। और वाणिज्य है कि उसके एक यूनिट के लिए काम होता है, यानी कि बिजनेस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो काम होता है वो वाणिज्य में आता है। अब देखिए संवर्धन का मतलब होता है बढ़ावा देना, संवर्धन यानी कि बढ़ाना, और सरलीकरण का मतलब क्या हो गया, ईजी करना। तो इसमें क्या है, इस विधेयक में क्या है, इसमें किसान लोग जो हैं वो मंडी के अलावे पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपने अनाज को बेच सकते हैं। अब देखिए मंडी के बारे में हम लोग पढ़ ही लिए थे, एपीएमसी के बारे में क्या है, मंडी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि मंडी वो जगह होता है जहाँ पर कि किसान अपने अनाज को बेचते हैं और वहाँ पर होते हैं ढेर सारे व्यापारी, तो वहाँ पर बोली लगती है, ठीक है। तो वो जो व्यापारी होते हैं उन्हीं को बोलते हैं बिचौलिया, उन्हीं को बोलते हैं, बिहार में गद्दी बोलते हैं, ठीक है। इसको अड़हतिया भी बोलते हैं, अड़हतिया इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो मंडी वो जगह होता है जहाँ पर कि बिचौलिया होते हैं, जिनको गद्दी भी बोलते हैं, अड़हतिया भी बोलते हैं। तो किसान लोग क्या करते हैं, वहाँ जाकर के अपने अनाज को बेचते हैं। तो सरकार जब ये विधेयक लाई तो सरकार का कहना ये है कि इस विधेयक के द्वारा, इस विधेयक के वजह से बिचौलियों की छुट्टी हो जाएगी। ये बिचौलिए जो होते हैं इन लोगों का अपना गोडाउन होता है जिसमें ये लोग अनाज को रखते हैं और किसान से कम कीमत पर खरीदते हैं, जो किसान मार्केट में जो बेचता है उससे कम कीमत पर खरीदते हैं और उसको फिर छोटे दुकानदारों को देते हैं। तो इनकी छुट्टी हो जाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। इसमें इस विधेयक में एक और चीज़ है जो बहुत अच्छा है, ये है ऑनलाइन बुकिंग। अगर कोई बिहार में अपना अनाज का उत्पादन कर रहा है और वो चाहे बंगाल में बेच ले तो वो कर सकता है ऑनलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन या जो भी होगा सिस्टम उसके थ्रू, मतलब भेजा जा सकता है वहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा है और ये ऑल ओवर इंडिया में किया जा सकता है, कहीं का कहीं भी भेजा जा सकता है। तो हम लोग क्या समझे कि इससे क्या होगा, संवर्धन यानी कि बढ़ावा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो पाएगा। सरलीकरण ईजी हो जाएगा, क्यों, ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये भी बात हो गई। तो कृषक का जो उत्पादन है, कृषक का जो उपज है, व्यापार और वाणिज्य यानी कि बिजनेस जो है उसको बढ़ावा देना, उसको ईजी बनाना, इसके लिए इस विधेयक को सरकार ने लाया है। और मंडी में तो बेचते ही हैं किसान, मंडी के अलावे अब और भी बाहर बेचा जा सकता है। पहले भी वैसे बाहर बेचा जाता था, ऐसा नहीं है, पहले भी बाहर बेचा जाता था, लेकिन अब ये सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। तो ये एक नया चीज़ है जो इस विधेयक में है, तो ईजी हो जाएगा, सरलीकरण इसीलिए लिखा गया है। तो समझ लिए हम लोग कि आज का ये जो तीसरा विधेयक था उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझा। और हम लोग एमएसपी के बारे में क्यों पढ़े थे, क्योंकि किसान लोग एमएसपी के लिए आंदोलन कर रहे थे। जाहिर सी बात है क्यों कर रहे थे, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहले से ही बात चल रही थी, जब नितिन गडकरी के टाइम से ही, कि मतलब प्राइवेट करना चाहिए इस चीज़ को, एमएसपी को हटाना चाहिए। तो अचानक जब ये लाया गया, प्राइवेट कंपनीज़ को जोड़ा गया इससे,
तो किसान लोग को थोड़ा सा डाउट हुआ, किसी को भी होगा कि मतलब ऐसी बातें चल रही थी तो हो सकता है कि एमएसपी को हटा दिया जाए। तो इसीलिए एमएसपी चर्चा में रहा। हम लोग एमएसपी के बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसको समझना हम लोग के लिए ज़्यादा आसान रहा। आगे अगर कुछ बदलाव आएंगे तो मैं उसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताऊंगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।